अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी कचहरी की एक और नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर बिन गुलजार। प्रॉपर्टी कचहरी में आज जुनैद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नॉलेज बेस्ड, जैसे आपको भी नॉलेज में इजाफा हो, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। उसके अलावा मुशायरा, फ़नी मुशायरा और भी बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग सेगमेंट इस प्रॉपर्टी कचहरी के अंदर होंगे, तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा। चलिए आज की प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की प्रॉपर्टी कचहरी का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मुशायरे के साथ। ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, जुनैद साहब, शहबाज साहब भी मौजूद हैं। इनसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक ज़बरदस्त शेर आप लोगों के गोश गुजार करें, ताकि फिर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। जी मामिक साहब, आज के शुरुआत थोड़ा सा मैं ही कर लेता हूँ। अल्लामा इकबाल साहब के एक खूबसूरत सा शेर है जो कि थोड़ा सा उम्मीद है नाजरीन को भी पसंद आएगा कि दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। क्या बात है, खूबसूरत शेर सुनाया जो है सब। अच्छा मामिक साहब, अभी यहाँ पे एक मेरा शेर भी सुन लें। जॉन अलिया साहब फरमाते हैं कि अब तेरी आरजू कहाँ मुझको, कि अब तेरी आरजू कहाँ मुझको, मैं तो तेरी बात भी नहीं करता। वाह 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 शहबाज सर, आपने क्या शेर सुनाया। थोड़ा सा एक छोटा सा मैं भी आपको शेर सुना दूं। ज़िंदगी मुख्तसर, हसरते बेशुमार, ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। क्या ही खूबसूरत शेर आप सबने सुना है। लेकिन यहाँ पर मैं जुनैद साहब को थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब का शेर उन्होंने अर्ज़ किया। मेरा भी आज का शेर अल्लामा इकबाल के ही है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि ना रख उम्मीद वफ़ा परिंदों से ए इकबाल, ना रख उम्मीद वफ़ा परिंदों से ए इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। नाजरीन, चलते हैं आज से अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि उनका नॉलेजेबल आंसर हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा और हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो। अच्छा शहबाज साहब, अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर जो अच्छी कैटेगरीज के प्लॉट होते हैं वो तो जल्दी जल्दी बुक हो जाते हैं, आपको पता है, जल्दी जल्दी लोग परचेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में आते हैं हमारे पास कि यार हम लोगों ने अब इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बैक साइड पे चले जाते हैं, उनको अच्छी कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती उस वक्त, तो वो अच्छी इन्वेंट्री उनको नहीं मिलती। इस चीज़ से इतना तो पता है कि इसके ऊपर डिफेक्ट आता है या कोई भी अफेक्ट पड़ता है, फ़र्क आता है इन दोनों, लेकिन कितना एक फ़र्क आ जाता है इन दोनों के ऊपर, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें हमें। जी जी मामिक साहब, बिल्कुल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली हाफ क्वेश्चन का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि फ़र्क बिल्कुल पड़ता है जब लेट आते हैं कुछ लोग, और पीछे जहाँ पे भी उनके नॉर्मल कैटेगरी में मिलता है तो प्लॉट बाय कर लेते हैं बहुत पीछे करके, तो फ़र्क तो बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि शुरू के प्लॉट जो होते हैं उनकी वर्थ ज़्यादा होती है और पीछे के कम होती है, फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क कितना पड़ता है अगर मैं ये बताता चलूँ तो कम अक्सर औकात इतना फ़र्क पड़ जाता है कि 50-50 तक के प्रॉफिट का भी फ़र्क बीच में आ जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो कोई फ्रंट की कैटेगरी का कॉर्नर और रोड फेसिंग का प्लॉट ले लेता है और कहीं जाके उसी पट्टी में कोई पीछे बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो फ़र्क तो बेसिकली बहुत बड़ा गैप आ जाता है बीच में, प्रॉफिट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आता है। और दूसरी बीच में इसके ये है, नुकसान ये है कि पीछे लेने का, कि उसका प्लॉट रीसेल नहीं होता। जब वो ले लेता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, डाल देता है, तो फिर उसमें जो है उसको रीसेल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर आवाम जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर आवाम जो इन्वेस्टमेंट करती है या प्लॉट परचेज करते हैं, उनका फोकस होता है कि जितना अच्छी कैटेगरी का प्लॉट मिल जाए उनको उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो सेल करना इतना ही आसान होता है। नाज़रीन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई प्लॉट बाय करें, जहाँ पे भी ज़मीन बाय करें, तो जल्दी जाएं और जल्दी अच्छे प्रोजेक्ट में जल्दी इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि अच्छी कैटेगरी का प्लॉट आपको हासिल हो और अच्छे प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शहबाज साहब, आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोई बिल्डर है जिसका मार्केट के अंदर बड़ा नाम है, बड़ा ऑथेंटिक बिल्डर है और मार्केट के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और प्रोजेक्ट्स अभी उसके प्रेजेंटली बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, सो लेट्स सपोज उसने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अभी वो प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग पे, लेकिन उसकी NOCs वगैरह नहीं आई, अप्रूव नहीं हुई, तो क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल मामिक साहब, जैसे कि आपको पता होगा कि हम अब अक्सर अपने नाज़रीन को यही मशवरा देते हैं कि कभी भी NOCs के बगैर देखे बगैर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि NOCs के बगैर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डालना बहुत रिस्की काम होता है, क्योंकि फिल्टर के फ्रॉड करने का या भाग जाने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है इस सूरत में, जब तक कि उसकी NOCs ना आई हों। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा नए नवेले जो इन्वेस्टर आते हैं रियल एस्टेट में, वो बिना देखे पूछे, बिना किसी NOCs के नए प्रोजेक्ट में ही अपनी इन्वेस्टमेंट घुसा देते हैं और नुकसान करके अपना बैठ जाते हैं।
लेकिन अगर जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि बिल्डर आ जाती है ऑथेंटिक हो और उसके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हो मार्केट में और इसलिए इसका नए प्रोजेक्ट में एनओसीज ना हो तो क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैंने पहले जैसे कि आपको बताया कि हाई रिस्क होता है, रिस्क जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है। जब आप प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा रेट्स डाउन होते हैं जब तक कि एनओसीज उसकी नहीं आई होती। जब उसकी एनओसीज आ जाती हैं तो उसके रेट्स ऑटोमेटिकली तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं और इतना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है बीच में। ये प्रॉफिट आपको क्यों दिया जाता है? जो आप रिस्क लेते हैं उसके बदले ये आपको प्रॉफिट मिलता है। जितना अगर आप बाद में करते हैं तो रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है, एनओसीज आ जाती है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसका जो है प्रॉफिट रेशो भी उस हिसाब से गिर जाता है। लेकिन अगर आपने जैसा सवाल किया है तो उससे रिलेटेड मैं अगर बताना चाहूँगा कि आप पहले तो उस बिल्डर की लेटेस्ट जो उसका पिछला प्रोजेक्ट है वो देख लें, क्योंकि जिसकी डेवलपमेंट किस तरह चल रही है, वो प्रोजेक्ट वो डिलीवर करने जा रहा है या नहीं, या अभी तक उसने जो वादा किया था उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, या कोई भागने शागने की सूरत तो नहीं है। आप पहले उसकी फिर भी चेक कर ले, जितने ऑथेंटिक बिल्डर हो। अगर वो सही है तो मेरा ख्याल है कि कोई एनओसी मैटर नहीं करती, कि इस तरह के बिल्डर जो होते हैं मार्केट में उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो एनओसीज भी बाद में अप्रूव करा ही लेते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में तो आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डाल सकते हैं, मेरा ऐसा मशवरा है। आई रिस्क होगा इसमें भी, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट डालें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आज तक कोई प्रोजेक्ट ना हो, कोई एनओसीज ना हो, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट हरगिज़ ना करें। सही शहबाज साहब, बड़ा शुक्रिया शहबाज साहब आपको यहाँ पर मैं अदा करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ नाजरीन को भी ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे आज के। तो नाजरीन चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की जानिब, जो है अवेयरनेस विद ईएसएम। अवेयरनेस विद ईएसएम के अंदर डिफरेंट कुछ ऐसी चीज़ें जो इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, जिनका आपको नॉलेज नहीं होता है, जिनसे अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, उनके बारे में हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज देखते हैं, शहबाज साहब से पता करते हैं कि आज के अवेयरनेस के टॉपिक कौन कौन से हैं। जी वामिक साहब, आज का जो हमारा पहला अवेयरनेस का टॉपिक है वो पतंगबाजी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो वाक़या हुआ था फैसलाबाद में, उसके बाद पतंगबाजी का काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट चल रहा है। जो हमारी हुकूमत है, हमारे कानून है, वो भी एक्शन में है, पतंगबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी देख रहे होंगे कि कुछ दिमागी मरीज़ ऐसे हैं अभी भी जो कि पतंग उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, फिर भी पतंग उड़ा रहे, अपने शौक पूरे कर रहे हैं। बाकी अगर आप साहब आप देखें, जो पतंग बेचते हैं, जो ख़तरनाक डोरियाँ बेचते हैं, उनका तो काम है, उन्होंने तो अपना ईमान बेचा हुआ है, वो उन्होंने तो काम करते रहना है इसी तरह। लेकिन आप हमारी आवाम को इस पर अवेयरनेस दें थोड़ी सी, कि वो आवाम कैसे बच सके इस चीज़ से, और कैसे आवाम को इस चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग, इस लोगों से किस तरह बचा जाए। बिल्कुल शहबाज है, पतंगबाजी वाला जो आजकल मसला है ना, मैं तो बोलूँगा कि परेशान हो गया यार। मैं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 डेथ्स हो चुकी हैं पतंगबाजी के चक्कर में। जो आसिफ लड़का फैसलाबाद में इसकी डेथ हुई है, ये तो चलो एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पता चल गया। लेकिन उसके अलावा एक खोपरा पार्क मलीर के अंदर कल डेथ हुई है पतंगबाजी के चक्कर में, फिर एक इस्लामाबाद में डेथ हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में 4 डेथ्स हो चुकी हैं पतंगबाजी के चक्कर में। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, जिनके दिमागों में खुन्नस भरा हुआ है, जो ये पता नहीं इनको इतनी बुरी एडिक्शन लगी हुई है इस चीज़ की, ये लोग छोड़ नहीं पा रहे इसको, ये कौन से इनके दिमागों में खुन्नस भरा हुआ है कि इससे दूर नहीं हो पा रहे, क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में। अब आप खुद देखें, अभी रमज़ान करीम का बरकत महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, लोग खुशियाँ मनाने की उसमें तैयारियों में लगे होते हैं। लेकिन अगर उसी मौक़ों के ऊपर आपके घर में किसी जवान बंदे की डेथ हो जाए तो यार ये कितना अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन लोगों की बात ये समझ में नहीं आ रही, लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। उन्होंने अपना जो कीड़ा है ना वो पूरा करना है पतंगबाजी वाला। और जहाँ तक बात रही आपकी कि हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले रही है, कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही होती ना, तो ये जो कुछ चंद एक लोग अगर हैं तो ये भी अब तक ख़त्म हो चुके होते। पतंगबाजी ना तो पतंगे बिकना बंद हुई हैं, ना वो डोर मांझे बिकना बंद हुए हैं, अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर तो होती ना, इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता है, अब तक सब कुछ बंद हो चुका होता। बल्कि इवन तो कल जब हम लोग ऑफिस के बाद नीचे उतरे हैं तो आपने देखा होगा सामने ग्राउंड है जो हमारे ऑफिस के, वहाँ पर लोग स्टिल पतंगबाजी कर रहे हैं। और ये मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का आमदोरफ्त होता है। लोग सामने लगे हुए पतंगबाजी, वही पेचे उड़ा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी भी ये खुले हैं आम सामने और कोई रोकने वाला नहीं है इनको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर तो गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो ये अब तक ख़त्म हो चुकी होती मेरे ख्याल में। और जो हमारी आवाम है उनको भी मैं यहाँ पर यही अवेयर करना चाहूँगा कि यार देखें, ये जो लोग हैं ना इस तरह के, ये नहीं बाज आएंगे, ये लोग अपने काम करते ही रहेंगे। लेकिन आपको अपनी खुद सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, आपको खुद अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट करके निकलना है कि अगर तो ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आपके अपने ऊपर कोई भी नुकसान ना हो। मतलब कोई सिक्योरिटी टिप्स ऐसी होती हैं, कोई सिक्योरिटी गैजेट्स, अपने बाइक को कवर कर सकते हैं, हेलमेट और साथ में जो आपकी नेक के गार्डर्स आते हैं वो यूज़ करें शाम के टाइम, क्योंकि मोस्टली अमूमन देखा जाए तो शाम के टाइम ये लोंडे लपाड़े सारे निकलते हैं पतंगबाजी करने ना।
तो आप वो अपने नेक गार्डर्स और जो हेलमेट्स वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल करें, ताकि इन फ्यूचर अगर ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आपकी जो जान है ना वो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ताकि उसका लॉस ना हो। जी मामिक साहब, आज के हमारी जो दूसरी अवेयरनेस का टॉपिक है वो है सोशल मीडिया के हार्मफुल प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो ट्विटर के नाम से एक्स ऐप था इलॉन मस्क का, और वो बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी वजह खैर आपको पता होगी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा फाशी और इस तरह का मवाद जो है अपलोड होना शुरू हो गया था, और उन्होंने अलाउ कर दिया था बाकायदा लोग। और वो प्लेटफॉर्म जो है प्ले स्टोर से भी नहीं हटाया गया, अभी तक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी बैन हो चुका है, तो शायद इसलिए रिमूव हो गया हो, वो बैन कर दिए गए। इसी तरह के और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी तक भी पाकिस्तान में बैन नहीं हुए, और उन पे इस तरह का मवाद पड़ा है, अभी भी मौजूद है और बाकायदा पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी वो यूज़ करते हैं। आप वामिक साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वाम को अवेयर करें कि वो अपने जो वालिदैन हैं अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस तरह के प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइलों से रिमूव करें? जी बिल्कुल शहबाज साहब, अभी जो लास्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक यही था कि जो ट्विटर एक्स था वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। इसके ऊपर जो लास्ट था ना, काफ़ी अनरीजनेबल कंटेंट इसके ऊपर डाला जा रहा था, और ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब पता है मसला क्या है? मसला यहाँ पर ये नहीं है, जो हमारी एक अडल्ट यूथ है ना, उसको चलो एक नॉलेज होती है, एक समझ होती है, उनके ऊपर शऊर होता है थोड़ा सा कि वो इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, बाकी उनके आगे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं अंडर 15 की बात करूँगा, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अभी जो हमारी एक चल रही है ना 21st सेंचुरी, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा आम कर दिए गए हैं, हर छोटे से छोटे बच्चे के पास में मोबाइल है। इवन तो छोटे छोटे 1-1.5 साल के बच्चों के पास भी अपने टैबलेट्स हैं ताकि वो कार्टून देख सकें उनके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें अगर तो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में आम कर दी जाएंगी, तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसका तो बेड़ा गर्क तकरीबन 90% हो चुका है, जो बाकी का 10% है वो भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पेरेंट्स को थोड़ी सी वो करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर जो है ना नज़र रखा करें, और उनका अगर आपने उनको मोबाइल दिया हुआ है, ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज़ आप उनको करना सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जहाँ पर एक पॉजिटिव यूज़ है वहाँ पर भी नेगेटिव यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने उनको इतना ज़्यादा इसके ऊपर खुली छूट दी हुई है, मोबाइल वगैरह लेके दिए हुए हैं, तो काइंडली उनके ऊपर चेकआउट भी रखा करें कि यार कि आया हमारा जो बच्चा है वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। वामिक सर, आप जो है ना रोज़ा ज़्यादा रख रहे हो, जो है ना कमज़ोर होते जा रहे हो, क्या खाया पिया ज़्यादा करोगे? असलम भाई मेरी कमज़ोरी ने छोड़ो, तुसी आप की जंगी जहाज बने हुए हैं, मैंने दसो पहले। वाकई यार वामिक, हालत इसने नहीं बनाई हुई अपनी जिवें जंग भी तोप जाम हुई होंगी। वामिक साहब, मेरी जो तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से मैं जंगी जहाज बना हुआ, आपको पहले बता दूँ। जी बिल्कुल वामिक साहब, वो तो असलम भाई दे ना घर के बाहर हॉलीवुड के सारे एक्टर्स की लाइन लगी होती है। शहबाज साहब आंदे तो हैं, लेकिन सारे हस्बे तौफीक चंडा मारन आंदे ने इसनों। जी वामिक साहब चंडा मारन आ रहे हो, मजे दिन गल दसा नाल अपने ड्राइवर भी लैके आए होंगे, वैसे तौफीक को भी हेल्प कर सकते हो। उन्होंने के अलावा ਜਿਹੜੇ नहीं 10-10 फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटी वो भी आए होंगे ने, वो भी सारे कहते हैं ਅਸੀਂ भी अपना कोटा पूरा करिए। जी वामिक साहब वो है कि क्योंकि असलम भाई जो है काफी बड़ा सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी तो अलावा इसको मार भी नहीं खाता। मेरे मोहल्ले की जात ना 10-10 अकाउंट बनाए और हर हफ्ते 5 चक्कर लाने जाए सरकार। तो नाजरीन चलते हैं आज से अगले सेगमेंट की जानिब, जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स पे DSM जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे पता करते हैं कि आज की कौन कौन सी अपडेट है प्रॉपर्टी रिलेटेड। जी जुनैद साहब। जी वामिक साहब, आज की जो पहली अपडेट है मैं जुनैद साहब से पूछना चाहूँगा वो है ब्लूबर्ड सिटी की, कि ब्लूबर्ड सिटी के अभी जो चेयरमैन है साद नज़ीर साहब, उन्होंने ऐलान किया है, मिसाल के तौर पर एक ऑफर ही का ऐलान किया है कि जो भी शख्स जो जिसका प्लॉट है उसके अंदर ब्लूबर्ड सिटी के अंदर घर बनाएगा तो उसको कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो उस रिलेटेड मैं ऑफर के रिलेटेड जुनैद साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या वो ऑफर है और क्या ऐलान है, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए शहबाज साहब, पहली बात तो ये कि जो चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी है साद नज़ीर साहब ना, उसी के साथ चौधरी नदीम इजाज साहब हो गए, नईम इजाज साहब हो गए, सरफराज साहब हो गए, मतलब मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की जितनी भी टीम है, उन्होंने एक फ़ैसला किया जो कि मेरे ख्याल से ब्लूबर्ड सिटी के जितने भी रिहायशी है होने वाले या जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए एक बहुत खुशाइन बात है। इनाम उन्होंने एक अनाउंस किया है, एक ह्यूज इनाम है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं थोड़ा सा जो है ना डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि ब्लूबर्ड सिटी में जिन जिन को पोजीशन मिल चुकी है, ठीक है, जिन जिन को पोजीशन मिल चुकी है या जिनको 2024 के एंड तक यानी कि जिनको पोजीशन ऑफर कर रहे हैं ये लोग, उस पे जो घर बनाएंगे 2024 के अंदर ब्लूबर्ड सिटी के अंदर जो घर बनाएंगे, तो साद नज़ीर साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने एक इनाम ऑफर किया है कि वहाँ पे आपको जो है ना 1 लाख रुपए फी मरला का इनाम दिया जाएगा जब आप घर बनाएंगे। अच्छा,
ठीक हो गया। जी, जी। 1 लाख रुपए फी मरला की जो है ना, चाहे आप उसको इमदाद के ले, कंपनसेशन के दे, लेकिन एक इनाम के तौर पे वो दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आधा घर बना लिया, नहीं, जब आप 2 छत बनाएंगे ना तो वो उस पे है कि 2024 के अंदर अंदर। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो लोग अभी आएंगे, आबादी करेंगे, उनके लिए ये एक अच्छी बात है। जी। अभी जो 5 मरले का घर है मिसाल के तौर पर, तो 5 मरले के घर पे आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक घर पे 1 लाख, ये फी मरला 1 लाख रुपए है दोनों छतों पे। अच्छा। दूसरी जो इसी के साथ ऑफर है, उसमें बहुत बड़ी बात जो है ना उन्होंने की है, वो ये है कि 1 साल तक के लिए जो है ना जो इजाफी गैस है वो उनको फ्री मिलेगी, यानी कि 1 साल तक के लिए एलपीजी उनको फ्री है। इसी तरह उनके 1 साल के लिए बिजली भी फ्री है। और ये ऑफर तमाम उन लोगों के लिए है जिनको पोजीशन मिल चुकी है या मिलने जा रही है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको देख लूं तो साद नज़ीर साहब का ये अच्छा फैसला है, बहुत से लोग इससे मुस्तफीद होंगे। मतलब साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है। इसी तरह जो है ना रेंटल रिटर्न्स भी उनको ऑफर की जा रही है 1 साल तक के लिए। और एक चीज़ जो और है, ये ऑफर उन्होंने दी है, लेकिन इसमें आबादी जो वहाँ पे आबादी आएगी, जो वहाँ पे लोग आएंगे, तो उनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और वहाँ जो ब्लू बर्ड सिटी है उसको आबाद करने में एक किस्म का एक स्टेप ऐसा है कि उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। बेहतर है। तो जुनैद साहब, दूसरा जो मेरा प्रॉपर्टी अपडेट्स का आपसे क्वेश्चन है आज का, वो है कि अभी डीम रेंटल टैक्स के नाम से एक FBR ने टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे 20% टैक्स है। अभी आप ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि 20% ही है और किस सूरत में लगेगा और कितना लगेगा और कैसे पे करना होगा, ये सारा बता दें। अच्छा देखिए शहबाज साहब, आपने 20% तो सुना है, लेकिन ये 20% कौन से प्रॉपर्टी पे लगेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अगर 20% सुना है ना तो उनके तो वो क्या कहते हैं ना, तोते उड़ गए हैं। ठीक है, बात दरअसल ये है कि FBR ने ये डीम रेंटल इनकम के मद में ये 7E की शिक है इनकी, तो उसके तौर पे ये प्रॉपर्टी पे इन्होंने टैक्स लगाया है। अब टैक्स जो आपने 20% बोला, लेकिन जिस तरह आपने आधा सुना है इस तरह हमारे नाजरीन ने भी आधा सुना है। बात दरअसल ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे कोई बिल्डिंग है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड है या नॉन कंस्ट्रक्टेड है, तो गवर्नमेंट उस पे 5% जो है ना एनुअली रेंटल इनकम कंसिडर करेगी कि इस पे 5% रेंट सालाना आता है। अब उस 5% का 20% जो है वो गवर्नमेंट इस डीम रेंटल इनकम के तौर पे आपसे टैक्स चार्ज करेगी। अच्छा। मतलब अगर मैं सिंपल जबान में बोलूं तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उसका 1%। लेकिन यहाँ एक बात और है, अगर आप इसको पूरा नहीं समझेंगे तो आप फिर घबराते रहेंगे कि 1% भी एक ह्यूज अमाउंट है। मतलब कि एक मिसाल के तौर पे एक बंदे की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब तक वो कहता है ना कि आप समझेंगे नहीं तो आप डरते रहेंगे। बात दरअसल ये है कि अगर आपका घर है जाती, चाहे आपका सिंपल घर है या जिसको कहते हैं ना कि ग्राउंड प्लस 2, जिस तरह का भी आपका घर है जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं, वो इस टैक्स की मद में नहीं शामिल, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा। जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, दुकान है, कोई भी चीज़ है, कमर्शियल, ठीक है, जो कमर्शियल जहाँ से आप कमा रहे हैं, मतलब आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो कितने भी मालियत की क्यों ना हो, ठीक है, वो भी इस जो है ना जो ये टैक्स है इसके मद में नहीं आता, उस पर भी ये टैक्स लागू नहीं होता। तीसरी जो बात आती है, जो कि हमारे काफ़ी सारे लोग ये चीज़ सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बात पूरी समझना आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे नाजरीन के लिए भी। देखिए शहबाज साहब, ये चीज़ें तो हो गई कि घर और जहाँ जो आपका कमर्शियल एरिया है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे कोई बिल्डिंग है, इसके अलावा अगर आपके पास है 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, अच्छा, ठीक है, तो उस 2.5 करोड़ के प्रॉपर्टी पर भी नहीं है। अच्छा जी, फिर किस पे है? ठीक है, तो यही चीजें ऐसी हैं कि 20% आपने सुन ली। 2.5 करोड़ से ऊपर, चाहे मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपका घर, आपका कमर्शियल एरिया, ऑफिस वगैरह हो गया, और 2.5 करोड़ की बजाय अगर आपके पास 3 करोड़ के असासे हैं तो उस पर आपका 1% आपको एनुअली टैक्स देना पड़ेगा।
अच्छा है। बात दरअसल ये है, सही। 20% तो 5% जो रेंटल इनकम कंसिडर करी जाएगी उसका 20% है, जो कि 1% टोटल प्रॉपर्टी का बनता है। लेकिन ये भी इसकी ये जो कौन कौन से जगह हैं जो इस पे लागू नहीं है वो मैंने सबको बता दिया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो बात को समझना पूरा ज़रूरी होता है। अब मेरे ख्याल में आपको भी और हमारे नाजरीन को भी ये बात समझ आ गई होगी कि टैक्स किस पे और कितना लागू है। ज़बरदस्त जुनैद साहब। नाजरीन चलते हैं इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो है फ़नी पोइट्री विद DSM। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं एक एक फ़नी शेर आपकी खिदमत में हाजिर करें। बल्कि आज का पहला फ़नी शेर मैं ही सुना देता हूँ। अर्ज़ किया है, कैसे मुमकिन था किसी और वसीले से इलाज होना, कैसे मुमकिन था किसी और वसीले से इलाज होना, इश्क का रोकता मुर्शद 76 रुपए थे आराम है। कॉमिक साहब क्या खूब कहने हैं आपके भी। एक शेर में भी सुनाता हूँ कि तू सवाल नहीं एक पहेली है, तू सवाल नहीं एक पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली है। अच्छा तो नाजरीन यहाँ पे एक मेरा शेर भी है, जुनैद साहब से कहती है कि मैं सदके जावा पर हाथ ना आवा। बहुत खूब शहबाज साहब। खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई ना मिले, जो मुझे याद ना करे उसे ठंड में रजाई भी ना मिले। फूल खिलते हैं कलियां खिलने भी नहीं देती, दोस्त मिलते हैं बीवियां मिलने भी नहीं देती। बहुत खूब असलम भाई। नाजरीन यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आप सबसे, और यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हुए हैं, असलम भाई हमारे ऑफिस के बड़े करीबी फ़र्द हैं और काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा बीमारी का शिकार हैं। इनके गुर्दे में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ हुआ है, तो आप लोगों से भी मैं दुआ की रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर भी जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे भी दुआ की रिक्वेस्ट करूँगा कि असलम भाई के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी सेहतियाब कर दे। तो इसी के साथ आज ही प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे प्रॉपर्टी कचहरी की एक और नई वीडियो में एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त, और प्रॉपर्टी कचहरी की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।